हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका गेट योर सिलेक्शन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका चल रहा है ये ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको क्या कराया जा रहा है, टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो प्रैक्टिस सेट है वो कराया जा रहा है। तो इसमें क्या, इनके जो पहले प्रैक्टिस सेट है उसको हमने एक वीडियो में कराया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आज ये सेकेंड पार्ट रहेगा, यानी कि दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल के टोटल कितने, 20 क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। तो यहाँ पे आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, और इस पहले प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के, अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या चीज उसमें लगाना चाहिए या क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का संट लगाना चाहिए। फिर कह रहा है क्या, श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। सी कह रहा है कि समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का संट लगाना चाहिए। या डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा? तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जो जोड़े जाते हैं उनको जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि वो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, उच्च श्रेणी में प्रतिरोधों को जोड़कर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि सही मिलान करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सूची 1 में आपको भौतिक राशियां दी गई हैं, और यहाँ सूची 2 में इकाई यानी कि उनके मात्रक दिए गए हैं। तो पहली बात की त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, मतलब मिस है। तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो ये अपना ए का क्या हो जाएगा, 4, ए का 4 हो जाएगा। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कृत कार्य ये है, यानी कि कार्य, तो कार्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यहाँ पर जूल होना चाहिए, ठीक है ना। आवेग का क्या हो जाता है, तो न्यूटन सेकेंड, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा देखिए ए का चौथा, देखिए ए का चौथा किसमें है, अपने ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर सही आंसर अपना क्या होगा, डी ऑप्शन होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश किरणें जो विभिन्न रूपों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि, यानी कि जो प्रिज्म है, अगर प्रिज्म कोई है और उस पर हम सूर्य का प्रकाश अगर हम डालें, तो ये विभिन्न रंगों में यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग अलग बट जाते हैं, यानी कि 7 रंगों में बटते हैं। यहाँ पे ये 7 रंगों में क्यों बट जाते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन की प्रकाश किरणों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए बढ़ जाती हैं। या कह रहा है कि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। या कह रहा है कि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनके रंग होते हैं, जो अलग अलग रंग की किरणें होती हैं, उनके विचलन अलग अलग होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो डी अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगर हम अपने अगले प्रश्न पर आए, प्रश्न नंबर 4 पे, तो ये कह रहा है कि उल्काएं वे खगोलीय पिंड हैं जो, यानी उल्काएं किस प्रकार के खगोलीय पिंड हैं, आपसे ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि बालू के कणों के आकार के हैं, या कह रहा है उपग्रहों से बड़े हैं, या कह रहा है सी ऑप्शन में उपग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, या कह रहा है कि ग्रहों का परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिए ये जो उल्का पिंड है क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, उपग्रहों के नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे अपना ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यानी ग्रहों का परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि में जो सूर्य है वो दिखाई देता है कहाँ पे, किस जगह से? तो यहाँ पे कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर, या दक्षिणी ध्रुव पर, या दोनों ध्रुव पर, या कह रहा है कि कर्क रेखा पर, यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, यानी कि किसमें मध्य रात्रि में सूर्य हमें दिखाई देता है?
तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या, दोनों ध्रुवों पर। दोनों ध्रुव कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो उत्तर और दक्षिण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम क्या कहते हैं, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा मिरर यूज किया जाता है धूपी चश्मे में। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, पायरेक्स है, लेंस है, क्रूक्स है, और ये अपना क्या है, क्रिस्टल है। जैसे कि हम लोग जो चश्मा लगाकर चलते हैं और वो धूपी चश्मा होता है जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या प्रयोग इसमें से किया जाता है, कौन सा कांच कांच जो होता है। तो यहाँ पे हम क्रूक्स वाला जो कांच होता है ना, उनका उपयोग करते हैं। क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है क्या, धूपी चश्मे में। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत बल्ब फिलामेंट यानी कि बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है, किससे बना होता है। तो बात करें तो ये टंगस्टन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है, ना शीशा का होगा, ना तांबा का होगा, ना एल्यूमिनियम का होगा। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो टंगस्टन हो जाएगा। आंसर हमारा सही होगा। तो टंगस्टन धातु से फिलामेंट बना होता है बल्ब का, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पे देखिए, आगे जब हम चलेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि गति प्रेरक यानी पेस मेकर का कार्य होता है। पेस मेकर जो होता है वो क्या कार्य करता है। तो देखिए, जो पेस मेकर है ये हृदय का जो स्पंदन होता है, ठीक है, उसके बढ़ने की गति को क्या करता है, ये मापता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हृदय का बढ़ना, ठीक है, गति प्रेरक का कार्य करता है, होता है। उसका क्या कार्य करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि हृदय के स्पंदन को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, पेस मेकर। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, और इस 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। फिर कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। फिर कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और फिर कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो भाई किडनी से तो रक्त नहीं बनता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन वैसे ही खत्म यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। तो किडनी का कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य होता है, ठीक है ना। किडनी का कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि ये क्या काम करता है कि रक्त को पहले छानता है, ठीक है। छानने के बाद उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकाल कर बाहर करता है, बाकी रक्त को फिर शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न, और इस 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस तत्व का एकाग्रता होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। किस तत्व का, जैसे कि किस तत्व के इकट्ठा होने से क्या होते हैं कि मांसपेशियों में हम थकान का अनुभव करने लगते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है लैक्टिक अम्ल, दूसरा कह रहा है क्या, पायरुविक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यूरिक अम्ल। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो देखिए, जो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना, अगर हमारे मांसपेशियों में जैसे कि ऑक्सीजन की अगर कमी होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है। उसके कारण क्या होता है कि हमें थकान का महसूस होने लगता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, इसलिए हमें क्या होता है, मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इकट्ठा कब होगा, ज़्यादातर इकट्ठा कब होगा, तो हम कहेंगे कि जब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उस टाइम होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर अगर हम आए तो अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न है, और ये कह रहा है क्या कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डॉक्टर विलियम हार्वे, दूसरा कह रहा है डॉक्टर एफ जे हॉपकिंग, और तीसरा कह रहा है डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड, और ये कह रहा है लुई पास्चर। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन था, जिसको हम ट्रांसप्लांट कह सकते हैं, वो 3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना, 3 दिसंबर को सन 1900
1967 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो हम कहेंगे यहाँ पे क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है और इस 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षा की बूंदें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी वर्षा की बूंदों सूर्य के प्रकाश पड़ता है उस पर, तो कह रहा है कि इंद्रधनुष बनता है। तो वहां पे कौन कौन सी क्रिया होती है? पहला कह रहा है प्रसरण होता है, या दूसरा अपवर्तन, या तीसरा आंतरिक परावर्तन, या तीनों होते हैं, या इनमें से कोई दो होते हैं, कौन सा होगा? तो यहाँ पे कह रहा है क्या ऑप्शन में कि एक और दो, यानी प्रसरण और यहाँ पर क्या है? अपवर्तन। दूसरा कह रहा है दो और तीन, मतलब कि अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तीसरा कह रहा है एक और तीन, यानी प्रसरण और आंतरिक परावर्तन। और ये कह रहा है एक दो तीन, यानी कि ये तीनों क्रियाएं होने के कारण जो इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन अपना क्या होने वाला है? तो देखिए, जो इंद्रधनुष होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर हमारे वातावरण होता है, और जब बारिश होता है तो इस वातावरण में क्या होता है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें कणे रह जाती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो इस पर टकराते ही 7 रंगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। 7 रंग निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और वो जब 7 रंग दिखाई देते हैं तो उनको हम कहते हैं भाई कि अब ये इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। तो वो किस कारण होता है? तो वहां पर जब प्रकाश टकराता है उस वर्षा की बूंद से, तो वहां पे क्रिया कौन सी होती है? तो हम कहेंगे अपवर्तन होता है, और आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो हम कहेंगे कि 2 और 3 अपना ऑप्शन सही होगा। 2 और 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर प्रश्न है। और ये क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बढ़ती आवृत्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो उसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में अगर देखा जाए, तो कौन सा इसमें से सही होगा? यानी कि जो तरंगे हैं, माइक्रोवेव और अवरक्त विकिरण, एक्सरे, गामा रे, ये जो किरणें हैं, कौन सी ऐसी सही क्रम है जो कि बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर हम गामा रे की बात करें तो गामा रे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। लेकिन गामा रे यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए वाले में भी और बी वाले में भी। तो हम इसमें से सी और डी को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन तो अपने सही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गामा रे का सबसे ज्यादा होता है तो वो लास्ट में आना चाहिए। तो ए और बी आता है। लेकिन सबसे कम भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे कम किसका होता है। तो हम कहते हैं माइक्रोवेव जो होता है ना, उसका क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोवेव सबसे कम है और गामा रे सबसे ज्यादा होता है। तो पहले क्या होता है, माइक्रोवेव, फिर उससे ज्यादा क्या होगा, अवरक्त किरणों का आवृत्ति होता है, फिर उससे ज्यादा एक्सरे का होता है, फिर उससे ज्यादा गामा रे का होता है। तो सही ऑप्शन अपना ए आंसर होने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न रहा 14वां नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि पैराफिन किसका उत्पाद है? जो पैराफिन है ये किसका उत्पाद है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि पेट्रोलियम परिशोधन का। दूसरा कह रहा है क्या, अम, ये कशिक अपशिष्टों के संसाधन का। तीसरा कह रहा है मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योग। चौथा कह रहा है चमड़ा उद्योग का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो 14वें नंबर की अगर हम बात करें, तो जो पेट्रोलियम परिशोधन होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें पैराफिन का उत्पाद होता है, ठीक है ना। जब हम पेट्रोलियम का परिशोधन करते हैं तो वहां से क्या होता है, प्रभाजी आसवन होता है, और उसके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है ना, तो वो कहलाता है क्या, पैराफिन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम परिशोधन में। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम परिशोधन ऑप्शन अपना सही होने वाला है। जब पेट्रोलियम परिशोधन होता है ना, तो वहां से क्या होता है, प्रभाजी आसवन होता है, और उस क्रिया में हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, पैराफिन कहते हैं। आगे की ओर अगर हम बढ़े, तो अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, निवारण और कारण है, ठीक है ना। तो पहला कथन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब कि क्या ये जो कथन कह रहा है ये सही है? फिर कह रहा है कि कारण, मतलब कि ऐसा क्यों होता है? तो ये कह रहा है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है तो उसमें जरूरी नहीं है कि ऊर्जा ही चाहिए, ठीक है ना।
ऊर्जा वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया बिना ऊर्जा के भी चाहे तो हो सकते हैं। तो हम तो कह सकते हैं कि भाई ये अपना कारण जो है ये स्पष्ट नहीं लग रहा है ना, ये स्पष्ट नहीं लग रहा है। तो कौन सा इसमें सत्य होगा और कौन सा गलत होगा? तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपना बी ऑप्शन होगा क्या? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है, जिसमें कह रहा है कि हाँ, निवारण व कारण सत्य हैं किंतु कारण स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है ना, जो कारण है ये इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं करता है, बाकी ये दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, और इसमें क्या कह रहा है कि श्रव्य तरंगों का आवृत्ति होता है, जो तरंगे सुनी जा सकती हैं उसका आवृत्ति का कितना होता है? तो ये तो सबको पता होगा कि भाई वो 20 हर्ट्ज से हम 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकते हैं, किसी भी तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर आए तो हमारा अगला क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि इसमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके लिए पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है। कह रहा है कि यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आगे कह रहा है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता। फिर कह रहा है कि यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। फिर कह रहा है कि यह निचले वायुमंडल में अक्रियशील है। तो इसमें से सत्य नहीं है, यानी कि असत्य को हमें ढूंढना है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ग्रीन हाउस में ये क्या करता है, ग्रीन हाउस में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है ना, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ग्रीन हाउस में इसका क्या है, योगदान होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें योगदान नहीं है। भाई ये तो गलत है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी अपना राइट आंसर है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस में योगदान देता है और ये कह रहा है कि नहीं देता है, तो यही असत्य है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, और इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रदूषक होने वाली बीमारी। यानी एक तो प्रदूषक आपको दिया गया और एक आपको होने वाली बीमारी दी गई है, और इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मतलब कि जैसे कि जो पारा है, पारा के कारण होने वाली बीमारी यहाँ पर दिया गया है क्या, मिनीमाटा या बीमारी दिया गया है। कैडमियम है, इसके द्वारा क्या है, इटाई इटाई बीमारी। नाइट्रेट आयन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ये फ्लोराइड यहाँ पे होना चाहिए, ये जो है ना यहाँ पे फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे ये अपच दे रहा है। देखिए फ्लोराइड आयन से जो अपच है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो फ्लोराइड आयन है इसके द्वारा कौन सा आपका बीमारी होता है, हमें ये चीज़ है देखना है। तो हम कहते हैं कि इसके द्वारा जो दांत और हड्डी प्रभावित होता है। ठीक है ना, दांत और हड्डी प्रभावित होता है, अपच की बीमारी नहीं होती है। तो ये सही नहीं ऑप्शन लग रहा है। ठीक है ना, फ्लोराइड आयन से अगर देखा जाए तो इससे होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, दांत और हड्डियों की रोग होते हैं। ठीक है, अपच नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो हम इसको ऑप्शन में टिक करेंगे कि भाई यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ें तो हमारा 19 नंबर प्रश्न है, और ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है, तो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, अगर इसमें से देखा जाए तो ये डॉपलर बहुरूपता को दर्शाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आधार क्या है, डीएनए बहुरूपता। हम कह सकते हैं अपना सी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको है, सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार मतलब कि जिसको हम कहते हैं क्या, सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो सिनेबार भाई किसका है? तो हम कहते हैं कि जो सिनेबार यानी कि सिंदूर होता है वो पारा यानी कि मरकरी का एक अयस्क होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Hg(S) होता है। ठीक है ना, Hg(S) सिनेबार का रासायनिक सूत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी सल्फाइड कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। ठीक है ना, सल्फाइड। तो ये क्या हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही होने वाला है, तो अपना सही ऑप्शन मरकरी यानी कि अपना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ए को टिक करेंगे। सिनेबार किसका खनिज है, तो हम कहेंगे मरकरी यानी कि पारा का है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आप एनटीपीसी के स्टूडेंट हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो,
चाहे रेलवे जो है कि जूनियर इंजीनियर की तैयारी करें, उन सब के लिए ये सबसे बेहतर आपका होने वाला ये प्रैक्टिस सेट। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सीरीज में, यानी कि तीसरे वाले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।